पेज 236 क्वेश्चन नंबर 2 प्रोविजन फॉर टैक्स वाला पॉइंट मैंने कराना है, उसके अलावा कुछ सर ये जो बैंक लोन है बैंक लोन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में बैंक लोन जो है वो लास्ट ईयर 100 था, सबसे ऊपर लिखा हुआ है रुपीज इन 1000 है, तो या तो पूरे क्वेश्चन को रुपीज इन 1000 ऊपर लिख लीजिए और सभी में 000 मत लगाइए, 100 को 100 ही लिखो, या फिर आप 000 सब में लगा दो। जैसे कि मान लीजिए आप क्वेश्चन कर रहे हो रुपीज इन 1000 के अंदर, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 35000, तो आप उसको 35 रुपीज पढ़ो, फिर क्वेश्चन रुपीज इन 1000, या फिर आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट लाइन में लिख सकते हो, 100 रुपए को 1 लाख रुपए लिखोगे, मैं लिखा हुआ है 90 तो 19000 हो गया। अब तो कंप्लीट करो पूरा क्वेश्चन, या पूरा क्वेश्चन रुपीज इन 1000 में होगा, मिक्स नहीं करना, ठीक। चलिए, तो बैंक लोन लास्ट ईयर था 100 का, अब इस साल 0 हो गया, तो लोन हमने लिया कि चुका दिया? लोन चुका दिया सर। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन 100 ब्रैकेट, ठीक। और पूछे प्रोविजन ऑफ टैक्स के अलावा कोई भी डाउट हो पूछे इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट नहीं है, आंसर तो मेजॉरिटी का नहीं आ रहा था, अब डाउट नहीं। चलिए थर्ड पे आ जाइए, डाउट पूछो थर्ड पॉइंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पॉइंट है वो मैंने क्लास में करा दिया था, उसमें डाउट है तो आप रिकॉर्डिंग देखिए पिछली क्लास की। हां जी, क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड एडजस्टमेंट वाला बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पॉइंट डेप्रिसिएशन दिया हुआ लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी पर, ऑपरेटिंग में ऐड कर देंगे और अकाउंट बना करके परचेज सेल निकालेंगे। और सर इन्वेस्टिंग में जो है वो बैलेंस शीट या निकाली है क्या वैल्यू आ रही है? आंसर आप किसी से कंफर्म कर लेंगे, वो तो इस लैंड बिल्डिंग में तो नहीं ला रही है जी, 215 का था, 20 से माइनस हुआ तो 195 बचना चाहिए, 195 बचा, तो कोई परचेज कोई सेल नहीं बिल्डिंग में। प्लांट मशीनरी में परचेज आएगी क्योंकि बढ़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 3 में डाउट पूछिए। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, हां जी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस लास्ट ईयर 85 थे, इस साल 25 के रह गए, घट गए, जिसका मतलब हमने राइट ऑफ करे हैं, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, ऑपरेटिंग में ऐड कर दीजिए डिफरेंस अमाउंट। लॉन्ग टर्म लोन का करेंगे इसमें। लॉन्ग टर्म लोन लास्ट ईयर था 8 लाख, अब रह गया 3 लाख, 5 लाख का लोन चुका दिया है हमने, 5 लाख रुपए फाइनेंसिंग में से माइनस, इसमें कहां कंफ्यूजन? बड़ा आसान सा रीपेमेंट ऑफ लोन 5 लाख ब्रैकेट में थर्ड पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट पे करा तो उसमें भी इंटरेस्ट आएगा अलग से आएगा, वो तो लोन चुकाना और इंटरेस्ट पे करना तो सेपरेट ट्रांजैक्शन, और उसमें भी आएगा ऑपरेटिंग में। ऑपरेटिंग में तो एक मिनट लॉन्ग टर्म लोन 8 लाख से 3 लाख का रह गया, मतलब 5 लाख का लोन चुकाया है, लायबिलिटी कम हुई है, ये सिर्फ एक जगह आएगा फाइनेंसिंग में ब्रैकेट में 5 लाख। अब आ रहा हूं थर्ड पॉइंट के अंदर, इंटरेस्ट ऑन लोन 80000, ये प्रॉफिट में से घट गया होगा इसलिए ऑपरेटिंग में ऐड बैक करेंगे, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग में से माइनस भी करेंगे, दोनों काम करना, ठीक। 80000 दो जगह आएगा। सर जब हम इसमें डेप्रिसिएशन लगाएंगे सेकंड पॉइंट में, जो 1,80,000 इसका डेप्रिसिएशन आ रहा था और 4 लाख की मशीन उसको लेस करके लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 4 लाख आया ब्रैकेट में, सर उसमें लैंड और बिल्डिंग का बता दीजिए पॉइंट। अच्छा एडजस्टमेंट कोई भी नहीं लैंड बिल्डिंग पर, लैंड बिल्डिंग से लास्ट ईयर 9,10,000 की थी, अब घट करके 8 लाख की रह गई है, तो 1,10,000 का डेप्रिसिएशन है, ये प्रेज्यूम ना करें कि सर कंप्लीटली लैंड है, लैंड बिल्डिंग का मतलब इसके अंदर लैंड और बिल्डिंग दोनों ही इंक्लूडेड है, तो बिल्डिंग वाला जो पोर्शन है वो डेफिनेटली डेप्रिसिएबल पोर्शन है, तो उसको डेप्रिसिएशन ही प्रेज्यूम करेंगे 1,10,000, सेल नहीं। सिर्फ लैंड लिखा होता तो उसको सेल मान। और क्वेश्चन सर ये गुडविल तो ऐड होगी ना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में स्टार्टिंग बोल से बोलो। सर गुडविल है, गुडविल सर लास्ट ईयर 0 थी, अब 50,000 की, मतलब हमने गुडविल परचेज करी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग में लिख लेंगे परचेज ऑफ गुडविल 50,000 ब्रैकेट, ऑपरेटिंग में नहीं जाएगी, ऑपरेटिंग कुछ भी नहीं करना, बता चुका हूं। 80,000 रुपीस का 85 से 25 के रह गए, फिल्म एक्सपेंस कम हो गया, मतलब हमने राइट ऑफ करे हैं, प्रॉफिट से घट गया होगा इसलिए ऐड बैक कर रहे हैं, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। सर ये इसमें 1 लाख के शेयर इशू हुए हैं, तो फाइनेंसिंग में ऐड करेंगे, मशीनरी के लिए इशू हो जाए इसमें। देखते हैं शेयर कैपिटल, लास्ट ईयर इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख की थी, ईयर एंड तक इक्विटी शेयर कैपिटल रह गई 25 लाख, मतलब टोटल शेयर जो इशू हुए इस साल वो 5 लाख रुपए के इशू हुए,
क्योंकि 20 से 25 हो गए। पॉइंट नंबर 2 से एक बात क्लियर पता लग रही है कि 1 लाख के शेयर तो हमने मशीनरी के अगेंस्ट इशू किए, तो नॉन कैश वाले हो गए। तो कैश वाले शेयर कितने? 4 लाख। फाइनेंस एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स इन कैश 4 लाख बिना बैंक। और कुछ सर ये फर्स्ट एडजस्टमेंट में हम 25 पे 10% डिविडेंड लगाएंगे, 25 लाख फर्स्ट एडजस्टमेंट। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कंपनी ने डिविडेंड पे करा है 10%। तो सर 20 लाख के भी इक्विटी शेयर है, 25 लाख के भी इक्विटी शेयर, डिपेंड कौन से वाले पर लिखें। आगे लिखा हुआ है, प्रथम की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमेशा है शेयरहोल्डर्स वर एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड ऑन न्यू शेयर्स इशू। जो नए वाले 5 लाख के शेयर इशू हैं उस पर भी डिविडेंड देना है, मतलब टोटल 25 लाख पे डिविडेंड देना है। 25 लाख का 10% 2,50,000, यही ऑपरेटिंग में प्लस, यही फाइनेंसिंग में माइनस। प्रोजम्पशन तब लिखी जाएगी जब कोई एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन ना हो। साफ साफ लिखा हुआ कि नए शेयर पर भी डिविडेंड देना है। इसमें स्टूडेंट का डाउट किया आया था, इस साल भी लास्ट ईयर आया था कि सर इसमें लिखा हुआ है कि नए वाले शेयर्स को डिविडेंड मिलेगा, ये कहां लिखा है पुराने वालों को भी मिलेगा? तो सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि नए वाले शेयरहोल्डर्स को हम डिविडेंड दें और पुराने वालों को ना दें। तो ये तो मतलब ऑब्वियस है, पुराने वालों को तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए मेंशन नहीं कर रखा उसके। सिर्फ 5 लाख पे देकर के ऐसा नहीं करना, पूरे 25 पे देना। और क्वेश्चन सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो हम प्रीवियस ईयर में लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स में डाउट मैं बताऊंगा आपको, मैंने कहा उसके अलावा पूछें आप लोग। प्रोविजन फॉर टैक्स मुझे बताना है, उसके अलावा डाउट पूछो। सर डिविडेंड तो सर उसमें तब ऐड होगा ना जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसके बाद उससे पहले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से पहले मतलब वर्किंग नोट में। और पूछें आंसर के ऊपर ये जो लाइन है इग्नोर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अच्छा सिलेबस में नहीं है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं बस। एक ही चीज के दो नाम है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये क्या कॉन्सेप्ट है? मैं अकाउंट से बाहर आकर के टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर आ रहा हूं। सर जो डिविडेंड है वो कंपनी शेयरहोल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। मान लीजिए मैं कंपनी में, आप सब शेयरहोल्डर्स हैं, मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का मुझे डिविडेंड बांटना है। आप सब ने फॉर एग्जांपल मैंने 5-5 हजार रुपए डिविडेंड बांट दिया, तो वो डिविडेंड आप लोगों की इनकम हो गई। आप जब अपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरें तो उसके अंदर आपको मेंशन करना चाहिए कि आपकी डिविडेंड नाम की इनकम है और उस पर आपको टैक्स देना चाहिए। लेकिन तो टैक्स की चोरी करते हैं लोग, टैक्स नहीं देते हैं। तो गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट क्या लॉन्च कर दिया नया कि शेयरहोल्डर्स को बोला कि डिविडेंड नाम की इनकम एग्जम्प्ट है, डिविडेंड पर टैक्स नहीं देना, और कंपनी को एक नया टैक्स लगा दिया इस नाम से, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मतलब मैं अब 1 लाख रुपए डिविडेंड देना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल 15% का रेट है, तो मैं 15,000 रुपए गवर्नमेंट को दूंगा डिविडेंड टैक्स, फिर 1 लाख रुपए डिविडेंड बांटूंगा। आपको डिविडेंड मिल रहा है, वो किस पर टैक्स नहीं लग रहा। कंपनी को गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली टैक्स ले ही लिया पहले कंपनी से, उससे फायदा कंपनी को, गवर्नमेंट को ये हो गया कि एक ही जगह से इकट्ठे टैक्स मिल गया, क्योंकि इन्वेस्टर्स में से कुछ टैक्स की चोरी कर रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, ऐसी गड़बड़ सी होती है। ये लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर, लेकिन इसको हटा दिया, लास्ट ईयर इसको हटा दिया गया है। अब इंडिया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है, शेयरहोल्डर को जो डिविडेंड मिलता है उसी पे उसको टैक्स देना होगा। मतलब मुझे जो डिविडेंड मिलेगा अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लिखूंगा, उस पर टैक्स भरूंगा। ठीक है जी, मतलब तो अब नहीं है, मतलब नहीं। अब ये नहीं 400 रुपये लॉन्च हुआ था, लास्ट ईयर हटा दिया। और पूछे चलिए प्रोविजन फॉर टैक्स टॉपिक पर आना। लास्ट ईयर पेड, करंट ईयर में पेड है ऑपरेटिंग में से माइनस मेड है ऑपरेटिंग में प्लस, बिल्कुल स्टार्टिंग में और ये काम बिल्कुल एंड में।
इस पर क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हुआ था और चर्चा कर रहे हैं इसका। प्रोविजन फॉर टैक्स जो लास्ट ईयर हमने कैलकुलेट किया था उस पर टैक्स भरते हैं हम अब, इसलिए हमारा जो लास्ट ईयर का मेड होता है वो करंट ईयर में एक्चुअल में पेड होता है। लास्ट ईयर का जो प्रोविजन फॉर टैक्स दिखे आपको वो पेड है, वो ऑपरेटिंग में माइनस होगा क्योंकि इनकम टैक्स पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इसलिए ऑपरेटिंग में से माइनस होगा। सबसे लास्ट में से माइनस होता है, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की सेकंड लास्ट लाइन होती है, लेस टैक्स पेड। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड का मतलब हमने स्टेटमेंट ऑफ पी&एल की सेकंड लास्ट लाइन में लेस टैक्स, उसमें ये वाला अमाउंट लिखा होगा जो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, ये प्रॉफिट में से लेस हो चुका है, इसलिए इसको प्रॉफिट में ऐड बैक कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जानने के लिए। ये ऑपरेटिंग में ऐड होगा बिल्कुल बिगिनिंग वर्किंग नोट में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखे हैं सर दो 2013 का अलग और 2014 का अलग। तो जो 13 वाला है वो प्रीवियस ईयर का है 80,000 रुपए, ये क्या करेंगे ऐड के लेस करेंगे सर। लास्ट ईयर वाला जो है वो पेड माना जाता है, वो माइनस होगा 80,000 सेकंड लास्ट लाइन। तो 2014 का दे रखा है 90,000, वो करंट ईयर का, वो क्या करेंगे ऐड करेंगे सर ऑपरेटिंग में, वर्किंग नोट के अंदर हम ऐड करेंगे उसको ऑपरेटिंग, ध्यान रहेगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इतना समझ में आ गया जी अच्छे से। तो जब दो ही अमाउंट दे रखी हो तो हमारे माइंड में फिट हो गई। पहली बात क्वेश्चन में एक ही अमाउंट दे रखा है, मान लीजिए टैक्स 50,000 रुपए बस, चाहे किसी भी नाम से हो, प्रोविजन फॉर टैक्स हो, टैक्स पेड हो, किसी भी नाम से हो, एक ही अमाउंट दे रखा है टैक्स का, तो वही पेड है वही मेड है, वही ऐड करो वही लेस करो, बात खत्म। अगर दो अमाउंट दे रखे होंगे तो या तो ऐसे लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड एंड टैक्स पेड, ऐसे लैंग्वेज साफ-साफ लिखी होगी। अगर लैंग्वेज साफ-साफ है तो आपको पता ही है कि सर मेड ऐड करना होता है और पेड लेस करना होता है। अगर ऐसी लैंग्वेज भी नहीं लिखी, हमें बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है एक लास्ट ईयर का करंट ईयर का, तो हमारे माइंड में प्रिजम्पशन फिट है कि लास्ट ईयर का लेस करना है क्योंकि पेड होता है, करंट ईयर का ऐड करना है क्योंकि मेड होता है। तो ये तीन सिचुएशन हमारी क्लियर हो गई। एक ही अमाउंट दे रखा हो तो वही पेड वही मेड, दो अमाउंट दे रखे हो तो लैंग्वेज बताएगी कि ये मेड है ये पेड है, और लैंग्वेज भी नहीं है बैलेंस शीट के अंदर है तो प्रिजम्पशन है लास्ट ईयर का पेड करंट ईयर का मेड। अब तीसरी सिचुएशन आखिरी सिचुएशन कि तीन अमाउंट दे रखे हैं, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में जरा काउंट मारना, रोटी कुछ भी नहीं करनी है आपको, सिर्फ समझना है प्रोविजन फॉर टैक्स। लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बीडी जो आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा और सीडी डेबिट साइड में। जब टैक्स पे करते हैं तो एंट्री ऐसे करते होंगे प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट टू बैंक, तो बैंक किस साइड लिखूं? डेबिट। और जब प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करते होंगे मेड करते होंगे तो एंट्री लिखते होंगे ऐसे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स नाम की लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, लायबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट होती है बाय स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। ये चार आइटम है इस अकाउंट के अंदर। ये मेड वाला है जो कि हमें ऑपरेटिंग में प्लस करना है, याद रखना। ये बैंक लिखा है तो साफ साफ लिख रहा है कि पेड वाला है, ये हमें ऑपरेटिंग में से माइनस करना है। चार में से कोई से भी तीन अमाउंट दे रखे होंगे, चौथा अमाउंट बैलेंसिंग भी करने का। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राई करते हैं, देखिए इसी पेज पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है 236 पेज पे प्रोविजन पॉइंट नंबर 3 पढ़िए। पॉइंट नंबर 3 ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मेड अ प्रोविजन ऑफ 70,000, किस साइड लिखूं? राइट साइड। बैलेंस शीट के अंदर कूद जाओ, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स 2013 का अलग 14 का अलग। 13 वाला वो क्या है, बीडी है कि सीडी? बीडी। ओपनिंग बैलेंस है लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब। अब 70,000 लिख दिया क्योंकि 70,000 लिखा था ना। और नंबर 3 में पूरा अमाउंट लिखा हुआ है रुपीस 1000 नहीं, फुल लिखा था, मैं फुल लिखूंगा। तो यहाँ भी 70 लिखो, तो यहाँ पे 65 लिखो। और क्लोजिंग बैलेंस 85,000, तो इससे हमारा पेड वाला टैक्स निकल जाएगा। ये अकाउंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में 3 इंफॉर्मेशन है, चौथी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए अकाउंट बनाते हैं। वर्किंग नोट के अंदर रफर कुछ भी नहीं होगा, वर्किंग नोट है। 50,000। तो ऑपरेटिंग में कितना अमाउंट ऐड करेंगे आप लोग? 70। कितना लेस करेंगे? 50। क्लियर हो गई बात? और नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब डाउट तो बताइए प्रोविजन फॉर टैक्स में एक अमाउंट को तो क्लियर हो गया, दो अमाउंट को क्लियर हो गया, तीन अमाउंट तो क्लियर हो गया। ये तो बैलेंस शीट में दो दे रखे होगे तो वो करें प्रीवियस ईयर वाला माइनस करना। दोबारा बोलो। ये अगर हमारा बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स दो दे रखा है, प्रीवियस ईयर करंट ईयर, पर रिजल्ट में कुछ भी नहीं है।
यस है ना। हाँ तो प्रीवियस ईयर वाला हम लेस करेंगे, करंट ईयर वाला ऐड करेंगे। नोटिंग करना है आप सब। वर्किंग नोट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। डाउट कंप्लीट हो गए जी। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दिखाएंगे आप लोग। कल टेस्ट नहीं है, चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ और भी चीजें बची हुई है उसके अंदर, कंप्लीट कराऊंगा तो आपका टेस्ट जो होगा वो अगले संडे होगा। कल कोई टेस्ट नहीं है, लेकिन कल आपकी क्लास है 12 बजे। कल क्लास है 12 बजे आपकी, टेस्ट नहीं है उसके बाद। तो हम होमवर्क चाहे तो एक काम कल क्वेश्चन नंबर 4 दिखा दीजिएगा आप लोग, एक क्वेश्चन बस, ठीक है जी। 2 शायद ना हो पाए कल तक, क्वेश्चन 4 दिखा देना बस कल संडे को। अब हम आ रहे हैं पेज 231 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। फॉर्मेट बनाइए पेज 231 क्वेश्चन नंबर 4। सर माझं रजिस्टर भर गया, पेज मतलब कौन सा रजिस्टर दिखाएगा बाद में आ जाएगा सर, देखा था। पेज नंबर क्या है? 231। फॉर्मेट रेडी, स्टार्ट करें। क्वेश्चन रीड कर दीजिए एक बार स्टार्ट करने से पहले, पूरा रीड करने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कर रहा हूं मैं नोट्स टू अकाउंट। पहली आइटम दे रखी है सर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सरप्लस है। लास्ट ईयर माइनस का 25 और अब प्लस का 1 लाख, तो प्रॉफिट 75,000 है क्या? 1,25,000। अगर माइनस के 25,000 से प्लस का 1 लाख हो गया तो इन दोनों में जो गैप है वो 1,25,000 प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो मैं वर्किंग नोट में लिखना है वो 1 लाख लिखा था तो ब्रैकेट वाली चीज का ध्यान रखना है। इसमें जल्दबाजी में लोग 75,000 रुपए लिख देते हैं, 1,25,000 का प्रॉफिट है। पॉइंट नंबर 2 में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर डिवेंचर है। लास्ट ईयर डिवेंचर 150 के थे, अब डिवेंचर 250 के हो गए, तो इशू करें कि रिडीम करें? इशू करें सर, इंक्रीज हो रहे हैं तो इशू करें। कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंस। इनफ्लो क्या आउटफ्लो?
इनफ्लो इनफ्लो ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं। अमाउंट कितना आएगा? 1 लाख 1 लाख। इंटरेस्ट का सर रेट दे रखा है तो हमें अलर्ट रहना कि डिबेंचर में इंटरेस्ट जरूर देना। कंपल्सरी एक्सपेंस होता है, चार्ज होता है, आपने पढ़ा था ना पार्टनरशिप में चार्ज हो रहा है प्रोपोर्शन, तो ये चार्ज होगा। 1,50,000 पे दें कि 250 पे दें? तो ये हमारी प्रिजम्पशन रहेगी। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं, आगे पढ़ेंगे। इंफॉर्मेशन मान लीजिए कोई नहीं है अगर, तो आपकी अजम्पशन है, आपकी प्रिजम्पशन या अजम्पशन है कि आप जो न्यू डिबेंचर इशू हुए हैं वो बिगिनिंग मान रहे हो कि एंड मान रहे हो। मान लीजिए मैं नोट लिख करके आता हूं कि डिबेंचर बिगिनिंग में इशू हुआ, अब किस पे इंटरेस्ट दोगे? 2,50,000 पे सारे डिबेंचर। मैं अजम्पशन लगा रहा हूं कि साल के एंड में डिबेंचर इशू कर रहा हूं, तो 150 पे इंटरेस्ट है। क्लियर है बात? सर अगर जैसे इक्विटी शेयर पे लिखा नहीं है कि इक्विटी शेयर को डिविडेंड दिया है, लेकिन क्वेश्चन में जैसे आगे 12% दे रखा है, तो देंगे नहीं? तो डिविडेंड दिया ना, तो ये होता होगा ना 12% दिया है, साथ में लैंग्वेज सेंटेंस तो होगा ना। मैं तो वो पर्टिकुलर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं लिख रखा, बस इक्विटी शेयर के आगे 12% लिखा हुआ है। रेट कभी होता नहीं शेयर के आगे, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का क्या है? इक्विटी शेयर का कभी रेट लिखा ही नहीं होता डिविडेंड में। पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 2 में ध्यान रखना, जो डिबेंचर इशू हो रहे हैं ये तो एक ही बार आएंगे फाइनेंसिंग में, लेकिन जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है ये 2 बार आएगा, ऑपरेटिंग में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, मेरे ब्रैकेट में हिंट दे रखी है ग्रीन कलर से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एग्जाम में नहीं मिलेगी। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है, करंट लायबिलिटी की पहली सब हेडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ध्यान रहे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लास्ट ईयर 1 लाख थी, अब 150 की हो गई, तो प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000 फाइनेंसिंग में प्लस। बेसिकली बैंक से लोन तो ले रहे हैं, अगर बैंक ओटी बढ़ रहा है तो बैंक से लोन ले रहे हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, मान लें कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताइए, ऐड कौन से वाला करेंगे? 125 करंट ईयर का ऐड और प्रीवियस ईयर का लेस, 75 लेस करेंगे, ध्यान रहेगा, करंट ईयर का ऐड और प्रीवियस ईयर का लेस। ऐड की जगह वर्किंग नोट, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स के अंदर मशीनरीज पे तो बहुत टाइम लगाएंगे अच्छे से, हम एक्यूमुलेशन वाला पॉइंट सीखेंगे नया। उसके बाद आ जाते हैं जी प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द इयर्स वर एंडेड, 16 का अलग 17 का अलग। बताइए 2016 का है 50,000 रुपए, क्या करेंगे इसको? ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग में ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग में लेस करेंगे, दोनों काम करेंगे 50,000 रुपए के साथ। करंट ईयर का दे रखा है 75, क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ध्यान रहे प्रपोज्ड डिविडेंड में करंट ईयर का कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, कहीं नहीं लिखना, और प्रीवियस ईयर का ही ऑपरेटिंग में प्लस, प्रीवियस ईयर का ही फाइनेंसिंग में माइनस। इसका सवाल था लास्ट क्लास में, ध्यान ना हो तो रिकॉर्डिंग देखनी पड़े दोबारा लॉजिक के पीछे। चलिए आगे लिखा हुआ डिसीजन इन्फॉर्मेशन के अंदर कि जो 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू हुए हैं ना, वो साल के एंड में इशू हुए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, तो अब अजम्पशन की बात खत्म हो गई, कि हमें अजम्पशन नहीं लगानी पड़ेगी। साल के एंड में डिबेंचर इशू हुए हैं, तो अब इंटरेस्ट हम नए वाले डिबेंचर्स पर नहीं देंगे, सिर्फ पुराने वाले पर देंगे। 1.5 लाख का 10% 15। बैलेंस शीट के अंदर पढ़ते हैं जी एक बार। शेयर कैपिटल 5 से 5 कुछ भी नहीं करना, रिजर्व एंड सरप्लस हो चुका है, इसके आगे नोट नंबर लिखा हुआ सब हो गया। यस, हमें सीधा आ गया ट्रेड रिसीवेबल पे। बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ऐड के लेस लेस करना, नेगेटिव रिलेशन विद करंट एसेट, बढ़े तो घटा, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ने तो घटा, बस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बढ़ रहा है, कुछ नहीं, तो लास्ट की 2 लाइनें हैं, टोटल लॉस पर भी आते हैं। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं, पहले वर्किंग नोट, प्रॉफिट फॉर द ईयर। Calculation of profit before tax. सर वर्किंग नोट में ऐसा फॉर्मेट बनाना है। हाँ जी बिल्कुल। नहीं जरूरी नहीं। प्रॉफिट फॉर द करंट करना होता है रुपीस, हमें 3 चीज ऐड करनी होती है सर, ट्रांसफर टू रिजर्व एंड डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स।
एड प्रोविजन फॉर टैक्स। और पता है अमाउंट बताइए कौन से वाला? करंट ईयर वाला सर 125 करंट ईयर का ऐड और प्रीवियस ईयर का माइनस। ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व तो कोई क्वेश्चन के अंदर है ही नहीं। डिमांड कौन सा? करंट ईयर का प्रीवियस ईयर का? प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। 3 lakh। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 लाख रुपीस। कैलकुलेशन वर्किंग नोट में करनी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर देखा हमने, सरप्लस का डिफरेंस, प्रोविजन फॉर टैक्स और करंट ईयर वाला ऐड कर दिया, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला ऐड कर दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व तो हो गया ऐड कर दिया, प्रेफरेंस डिविडेंड तो हो गया ऐड कर देते हैं। डिविडेंड सारे आएंगे, इक्विटी भी, प्रेफरेंस भी, फाइनल भी, इंटरिम भी, सब। डिविडेंड भूलना चाहिए, फाइनेंसिंग में लिख लेते हैं। डिविडेंड पीरियड ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? यस सर। ध्यान रहे प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज्ड डिविडेंड में अलग अलग रूल है। प्रोविजन फॉर टैक्स में करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का लेस। प्रपोज्ड डिविडेंड में करंट ईयर का इग्नोर, प्रीवियस ईयर का ऐड, प्रीवियस ईयर का लेस। तो दोनों अलग अलग है रूल, मिक्स ना करें, ध्यान ना ऐसा मिक्स ना हो, ध्यान रखें। चलिए और स्टार्ट करते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ। डिविडेंड हमने लिख दिया है दोनों जगहों पर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लिख लेते हैं ये। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर जो है लास्ट ईयर 1,50,000 के थे, उसका 10% 15,000 ब्रैकेट। डिबेंचर में इंटरेस्ट देना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंस में से माइनस किया जाएगा। और ये पी में कहां आता? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर आता है, इसमें प्रॉफिट घट गया होगा, इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं। वन लाख के डिबेंचर इशू में ऐसा भी लिखा होगा, तो ये भी लिख देते हैं फाइनेंसिंग में। डिबेंचर इशू वन ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं लगा। डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो ये इनफ्लो है, पैसा आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं। ऑपरेटिंग किधर लिखना है सर? नहीं ना सर, डिबेंचर इशू करना है, ये पीएनआर में आता ही नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं होता, ये इनकम नहीं होती, इसलिए इसको रिवर्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हमने कंप्लीट कर लिया जी एडजस्टमेंट्स, अब आ रहे हैं नोट्स टू अकाउंट। सर अगर डिबेंचर रिडीम हुआ तो उस पे जो प्रीमियम होता है वो फिर वो 1 लाख पे आता है जितने डिबेंचर से। मान लेते हैं क्वेश्चन में डिबेंचर इशू की जगह रिडीम हो रहे होते तो हम यहाँ 1 लाख माइनस कर देते। मान लेते हैं डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं और प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, हम 1 लाख की जगह 1,05,000 रुपए दे रहे हैं, तो कैश में 1,05,000 रुपए जा रहा है, फाइनेंसिंग में 1,05,000 माइनस होगा, 5,000 का लॉस है, इस वजह से प्रॉफिट घट गया होगा, इस 5,000 को ऑपरेटिंग में ऐड करें। ठीक, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है प्रेफरेंशियल रिडम्पशन के साथ। हाँ जी, नोट्स टू अकाउंट्स में पहला पॉइंट हो चुका है। सर शुरुआत में हो रहे होते तो एक ही हो जाता है। दोबारा बोलो। शुरुआत में रिडीम करे बाद शुरुआत में ऐड हो, प्रीमियम ऑपरेटिंग में ऐड हो गई होगा, सही है ना। इंटरेस्ट के लिए देखते हैं कि टाइमिंग क्या है इशू की रिडम्पशन की। फिर इंटरेस्ट ही क्या रहता है? अच्छा, प्रीमियम मतलब प्रीमियम तो किसी भी टाइम है, तो थोड़ा ना कैलकुलेट करना है, कोई रेट थोड़ी ना प्रीमियम का, वो तो फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट होगा, उसमें टाइमिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं। डिबेंचर जितने प्रेफरेंस शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, जितने अमाउंट की रिडीम हो रहे हैं उस फेस वैल्यू पर परसेंटेज अप्लाई होगी, टाइमिंग का फर्क नहीं पड़ता कि इशू के बिगिनिंग होगी एंड होगी मिड। पॉइंट नंबर 2 हो चुका है कि नहीं बताइए? Yes sir. Yes sir. पॉइंट नंबर 3 बैंक होल्डिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटी लिख लीजिए, प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट, इंक्रीज इन बैंक ये भी ठीक है।
प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक होल्डिंग या इंक्रीज इन बैंक होल्डिंग, पर्टिकुलर्स के कॉलम में कोई एंट्री नहीं है सर, एंट्री नहीं हो रही यहाँ पर, तो हमें पूरी छूट है, हमें जैसी लैंग्वेज समझ में आए वैसे ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? नहीं लगाना सर, इनफ्लो है, हम लोन ले रहे हैं बैंक से, पैसा आ रहा, इनफ्लो, ब्रैकेट नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 4 हो चुका है ये, ऐड कर दिया हमने, बस लेस एंड में करेंगे वो। पॉइंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। सिर्फ मशीनरी वाले अमाउंट को देखना, डेप्रिसिएशन को नहीं और फाइनल अमाउंट को नहीं, सिर्फ मशीनरी वाले अमाउंट को देखना। मशीनरी जो है वो लास्ट ईयर कितनी थी? 525, अब कितनी हो गई? 7 बढ़िया की घटी? क्या लगता है डेप्शन किसे? परचेज। अगर एसेट बढ़े तो उसकी सिर्फ एक वजह होती है परचेज। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टमेंट। इनफ्लो क्या आउटफ्लो? आउटफ्लो। ब्रैकेट लगाना है कि नहीं? Yes, sir. लिख लीजिए परचेज ऑफ मशीनरी। 2,12,500 कितना बताया? 2,12,500 ऑपरेटिंग क्या करना है? एडिकलस कुछ नहीं करना सर, मशीन की परचेज पीएनएल में आती ही नहीं है, इसकी वजह से ना प्रॉफिट घटा होगा ना प्रॉफिट बढ़ा होगा, इसलिए रिवर्स कर देंगे, पीएनएल में नहीं आएगा। इसमें छोटी सी गलती होने वाली चीज ये थी, जैसे 11th क्लास में फाइनल अकाउंट चैप्टर था, उसमें रटा हुआ था कि सर ट्रायल बैलेंस की आइटम एक ही जगह आएगी, अटैचमेंट दो ही जगह आएगी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई आइटम दो जगह आती है, कोई आइटम एक जगह आती है, कोई आइटम तीन जगह आती है, कोई जगह आती ही नहीं, कुछ आइटम ऐसे कहीं नहीं आती। तो बड़ा ध्यान से अलर्ट रहना है, कौन सी आइटम लिख रही है, कौन सी नहीं लिख रही है, कौन सी कितनी बार लिख रही है। एक्यूमुलेट डेप्शन क्या होता है सर? इसमें डेप्शन एक्यूमुलेट होता रहता, इकट्ठा होता रहता। हमने सेट में क्वेश्चन किए होंगे, फ्रीक्वेंसी के बाद सीएफ निकाला हुआ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें फ्रीक्वेंसी ऐड होती रहती है। तो डेप्शन भी ऐसा होता है, डेप्शन इकट्ठा होता रहता है। मान लीजिए कि डेप्शन 20,000 पर ईयर, फॉर एग्जांपल डेप्शन 20,000 पर ईयर, तो पहले साल में डेप्शन कितना हो गया? 20। नेक्स्ट ईयर उस अकाउंट के अंदर 40,000 रुपए, फिर नेक्स्ट ईयर अकाउंट में 60,000, ऐसा। अब आपसे क्वेश्चन में ये ना बताया जाए कि 20 डेप्शन पर ईयर है, आपसे ये बोला जाए डेप्शन करंट ईयर का बताओ, कब नहीं निकाल सकते? लास्ट ईयर तक 40,000 था, करंट ईयर तक 60,000 था, तो डिफरेंस अमाउंट करंट ईयर में होगा। समझ पा रहे हैं? एक्यूमुलेशन का अकाउंट का जो डिफरेंस है वही करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ये 40,000 रिप्रेजेंट कर रहा है कि मशीन जब से खरीदी है तब से लेके इस डेट तक का टोटल डेप्रिसिएशन 40,000। ये 60,000 ये रिप्रेजेंट कर रहा है मशीनरी जब से खरीदी है तब से लेके 2017 तक का टोटल डेप्रिसिएशन 60,000। तो इन दोनों में डिफरेंस है, वही करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है 20,000। तो देखिए एक्यूमुलेशन कितना दे रखा है? 75,000 तक डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर तक का था, अब हो गया 1,500, तो जो डिफरेंस है वही करंट ईयर का है। कितना अमाउंट हुआ? 62,500 एड डेप्रिसिएशन पिछले बार। अब इस टॉपिक पे और एलिमेंट्स भी आएंगे अच्छे आने वाले क्लासेस के अंदर करेंगे। ये बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कराया है मैंने, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसी चीज का दो नाम है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेशन, दोनों ही नाम है एक ही चीज। सर इसमें क्या नीड होती है जब अकाउंट बनाना होता है? तीन इंफॉर्मेशन चाहिए। अकाउंट बनाना तो सिर्फ वीडियो से नहीं पता, कुछ पता ही नहीं। डेप्रिसिएशन, हां जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और अकाउंट वीडियो से नहीं पता है ना, बस हमें वो कुछ नहीं पता ना, तो अकाउंट में तीन इंफॉर्मेशन तो चाहिए। अकाउंट तब बनाते हैं जब तीन इंफॉर्मेशन हो, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस और एक और इंफॉर्मेशन, तीन से चौथी निकाल लेते हैं। इसमें सिर्फ वीडियो से नहीं पता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ नहीं, इसलिए अकाउंट नहीं बना। डन जी? अभी एक्यूमुलेशन के और क्वेश्चन भी करेंगे बहुत अच्छे अच्छे। परचेज भी है, सेल भी है, तो कैसे बनेगा प्रोडक्शन अकाउंट। चलिए हमने पॉइंट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। फिलहाल हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, नोट्स टू अकाउंट सारे कंप्लीट हो गए। अब हम बैलेंस शीट के अंदर आ रहे हैं। बैलेंस शीट के अंदर पहली आइटम शेयर कैपिटल में कोई चेंज ही नहीं है, आएगा नहीं। बाकी नोट नंबर के सारे आइटम हो गए। मैं सीधा सीधा आ गया करंट असेट्स पे। पहली आइटम ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं,
इससे पहले वाला आंसर निकाल लेते हैं, इसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। 3,77,500. नाम है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रही है, लेस करते हैं, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। कितना अमाउंट हुआ ये? 50,000. 50,000, सही। लेस करना रेगुलर। कैश है, कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश है 25, क्लोजिंग कैश है 50,000। इसका मतलब नेट इंक्रीज 25,000। मतलब तीनों एक्टिविटी को ऐड करने के बाद हमारा आंसर 25,000 आना चाहिए। शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, ये लोन एसेट में क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है। लोन हमने दिया, वो हमने दिया, हमारी एसेट हो गई, इसलिए एसेट साइड में लोन देना लगता है क्या लगता है? कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जब हम लोन किसी को देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं, इसलिए लोन देना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। दूसरा एग्जांपल, हम सर एडवांस, आपने कहा लोन एडवांसेस, हमें कोई मशीनरी परचेस करनी है और हमने किसी को एडवांस दे दिया, भाई हमारे पसंद की फीचर्स वाली मशीनरी नहीं अवेलेबल मार्केट के अंदर, तो हमने मशीन के सप्लायर को ऑर्डर दिया है अपनी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग और उसे एडवांस जमा कराया है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ, एडवांस टू सप्लायर ऑफ मशीनरी। बेसिकली हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही पैसा लगाते हैं, तो वो भी इधर आता है शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस के अंदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये लास्ट ईयर 1 लाख था, अब 2 लाख हो गया। लोन हमने दिया कि लिया, क्या लगता है? मतलब लोन वापसी मिल गया, आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब जो लोन हमने लोन 2 लाख रुपए तक का दे रखा था लास्ट ईयर तक, अब वो लोन बढ़ के 2 लाख हो गया, मतलब हमने किस साल तक नया लोन और दिया अगला, है ना? सब ने नया लोन दिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख का टोटल था ही, अब 2 लाख का हो गया। लोन गिवन 1 लाख रुपीस, ब्रैकेट। खत्म जी क्वेश्चन। जो आंसर है क्या नाम देंगे इसको? कैश जनरेटेड। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कितना? 3,27,500. 3,27,500। लेस टैक्स पेड 75. जो प्रीवियस ईयर वाला है प्रोविजन फॉर टैक्स, वो कंसीडर करना है। जो आंसर है उसे क्या नाम देंगे? कैश फ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना है आंसर? 52,500 ब्रैकेट में नहीं है ना, पॉजिटिव। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इस साल हमारे पास कैश आया है 252,500, एक्चुअल कैश है, प्रॉफिट उसका 10 लाख, प्रॉफिट कितना 10 साल? नेट प्रॉफिट 1,25,000 रुपए था। तो नेट प्रॉफिट देख करके पीएनएल में नेट प्रॉफिट देख करके ऐसा लगेगा कि शायद हम इतना ही प्रॉफिट हुआ, इतना ही कैश आया हमारे पास, एक्चुअल में कैश इतना आया। ये ज्यादा रेलेवेंट चीज दिखती है, सेल वगैरह करके इतना कैश आया, सारे खर्चे निकाल। इन्वेस्टिंग पर आते हैं, जो भी ट्रांजैक्शन है इसके अंदर सब कुछ ब्रैकेट के अंदर है, तो आंसर भी ब्रैकेट के अंदर ही आएगा। नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज
फाइनेंसिंग कहाँ से कितना आ रहा है 85,000 बिना ब्रैकेट के? यस सर। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों आंसर को ऐड कीजिए जी। ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का पॉजिटिव है, दोनों को ऐड कर दीजिए और उसमें से इन्वेस्टिंग वाला माइनस का है, उसको माइनस कर दीजिए। 25,000 रुपये आना चाहिए। यस सर। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में सर क्या क्या नया सीखा हमने? इस क्वेश्चन में नया ये सीखा सर कि प्रपोज डिविडेंड में ध्यान रखना है, हमें इग्नोर करना है करंट ईयर का। और नया क्या सीखा सर? एक्यूमुलेशन वाला पॉइंट नया सीखा कि जो मशीनरी का मतलब प्रोडक्शन से पहले वाला जो अमाउंट है, नोट ध्यान रखना, मशीन के प्रोडक्शन के बाद वाला अमाउंट कंसीडर नहीं करा मैंने, प्रोडक्शन लेस करने से पहले वाला अमाउंट कंसीडर करा, वो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, बाद वाला नहीं। जो डिफरेंस मशीन से का था बढ़ रहा है तो परचेज है, घट रहा होता तो सेल होता, डेप्रिसिएशन नहीं सेल होता, घट रहा होता, प्रोडक्शन अलग से। और नया पॉइंट क्या सीखा हमने? प्रोविजन ऑफ टैक्स में ध्यान रखा, करंट ईयर का ऐड, प्रीवियस ईयर का लेस। बैंक बॉडी में ध्यान रखा, तो बैंक बॉडी बढ़ रहा है, लोन लिया है फाइनेंसिंग, बैंक बॉडी घट रहा है, लोन दिया वापस कर दिया, हमने रीपे कर दिया, माइनस फाइनेंसिंग में। शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस में गलती हो सकती थी, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस हालांकि करंट एसेट है, तब भी ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, हमने लोन दिया है, हमारे लिए एसेट है, इंटरेस्ट अर्निंग एसेट है। बेसिकली एनसीओ से कहते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो आती हैं एसेट्स जो अर्निंग एसेट होती है, मतलब जो जिस पैसे में पैसा लगा हम अर्निंग चालू हो जाती है, जब फर्नीचर हो जाए मशीन उससे हम अर्निंग स्टार्ट करेंगे, तो लोन दे रहे हैं उस पर इंटरेस्ट अर्न स्टार्ट करेंगे, इसलिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाता है। उसके अलावा जो पीएनएल ब्रैकेट में दे रखा था 25,000, वहां गलती के चांस थे, 25 से 1 लाख हो गया, लग रहा है 75,000 का प्रॉफिट है, वो 75,000 रुपए का नहीं है, वो 1,25,000 रुपए का, माइनस 25 से 1 लाख प्लस तक जाता है, तो ये पॉजिटिव 125 होगा। डिबेंचर वाला का तो क्लियर है ही सर, डेट दे रखी साफ साफ कि कब इशू हुए हैं, तो उसके इंटरेस्ट में गलती नहीं होनी चाहिए। और डाउट हो तो पूछ सकते हैं जी आप इसमें। तो बैंक ओवरड्राफ्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कब आएगा? कभी नहीं आया, बैंक ऑपरेटिंग में कभी नहीं आया, इंटरेस्ट आएगा। बैंक बॉडी पे इंटरेस्ट वो ऐड बैक होगा। हाँ ऐड। बैंक बॉडी नहीं आएगा, बैंक बॉडी पे इंटरेस्ट अगर है वो प्रॉफिट कर गया होगा तो उसको ऐड बैक कर देंगे। तो जैसे शॉर्ट टर्म लोगों के एडवांस देकर डेटर को एडवांस दे सकते हैं बिजनेस किसको? डेटर को डेटर को एडवांस दे सकते हैं। अच्छा तो ये मतलब नहीं होना चाहिए। इनका क्या डाउट है सर? शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस के अंदर सारे एडवांसेस आते हैं कि मान लीजिए हमने डेटर को एडवांस दे दिया, तो ये भी सर आना चाहिए। पहले तो काम थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट करूंगा कि डेटर को नहीं क्रेडिटर को एडवांस देते हैं, कि क्रेडिटर को हम सब सामान बनवा रहे हैं, वो अपने अकॉर्डिंग गुड्स बनवा रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से एडवांस दे रहे हैं उनको, तो ये तो नहीं हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये, तो ये कहाँ नहीं चाहिए। तो सर इसको फिर इसको हम ऑपरेटिंग में एनालाइज करके सेट ऑफ करेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो लेस और डिक्रीज हो रहा है तो ऐड। कुछ मेंशन नहीं तो भी प्रेज्यूम कि लोन वाला पोर्शन ज़्यादा है, एडवांस वाला पोर्शन कम है, इसलिए इसको हम लोन ट्रीट कर रहे हैं, एसेट वाला लोन ट्रीट कर रहे हैं और इन्वेस्टिंग में ले रहे हैं। अगर इसमें नोट्स टू अकाउंट्स मेंशन है कि शॉर्ट टर्म लोन से बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है, और नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मेंशन है कि इसमें लोन वाला पोर्शन कितना और एडवांस टू क्रेडिट वाला पोर्शन इतना, तब हम ऐसा करें। दूसरी बात कि क्रेडिटर को एडवांस देते हैं तो बहुत बार क्या करते हैं कि क्रेडिटर अकाउंट के अंदर ही लेस कर लेते हैं, मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी में क्रेडिटर दे रखे हैं उसमें से माइनस कर एडवांस दे रखा है, ऐसा ना लिखा है, तो ये भी ट्रीटमेंट होती है उसकी। ये वजह भी है इसमें हम लोन ही मेजर पोर्शन है ऐसा अज्यूम करते हैं। कोई डाउट है इसमें? होमवर्क वाले में डाउट तो नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन को इजी है, हो जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं कल।